दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट कोड 804 जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। तो इनके प्रश्न किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं आज उनको देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 801, 802, 803 करवा दिया है। अब ये 804 नंबर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया आपसे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द ये तीनों ही सही हैं। अर्थात उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट्स के लिए आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और नोट्स के लिए जो है आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 8469022568। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है यह कथन है। तो भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है यह कथन जो है स्वीट का है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है प्राय उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी की। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि है। बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख जो गतिविधि है वो वाद विवाद भी है। ठीक है, अंताक्षरी खेलेंगे तब भी हमें जो है बोलना पड़ेगा। कहानी कथन जो है ये भी आपका है। तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में सबसे पहले विश्वसनीयता आती ही आती है। ठीक है, उसके बाद में वैधता अगर आपको दे रखा है ऑप्शन में तो वैधता दे सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता जो है ये रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वसनीयता और वैधता दोनों को लेके चलेंगे तो यहाँ पे अ और ब दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ऑप्शन चेंज हो गए वहाँ पर हम विश्वसनीयता पे टिक करेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी तीन भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें सबसे, अब त्रिभाषा सूत्र का मतलब या त्रिभाषा नीति का मतलब होता है कि इसमें तीन भाषाएं होंगी। इसमें जो है एक तो क्षेत्रीय मातृभाषा जिसे बोला जाएगा, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो, यहाँ वहाँ पे जो मातृभाषा यूज की जाती है वो पहला आ जाता है, दूसरे में हिंदी आ जाता है और तीसरे में अंग्रेजी आ जाता है। ठीक है, तो ये सम्मिलित भाषाएं हैं। बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नाम का उल्लेख कीजिए। तो जन्म के समय से रोना यानी क्रंदन करता है भाषा विकास। बच्चे के भाषा विकास की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है जन्म के समय से रोना यानी कि क्रंदन करना, पहला। ठीक है, दूसरा आपका है जिसमें 6 सप्ताह में कूकना करना शुरू कर देता है, बबलिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो तीसरा आपका ऑप्शन है इसमें हम बताएंगे कि 6 महीने में वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है 12 से 18 महीने में वो एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। और उसके बाद में पांचवा जो है 2 वर्ष के अंदर वो 2 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भाषा विकास की अवस्थाएं हैं जिनका हमने यहाँ पे उल्लेख किया है। भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताइए। मैंने बहुत सारे उद्देश्य जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको केवल 4 ही लिखने थे। तो बच्चों को भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, ठीक है, ये एक उद्देश्य हो गया। बच्चों में भाषा कौशलों का विकास करना, दूसरा उद्देश्य। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, तीसरा उद्देश्य। बच्चे भाषा को विभिन्न स्थितियों में प्रयोग कर सके व समझ सके, ये चौथा उद्देश्य। बच्चे अपनी बात को व्यक्त कर सके, पांचवा उद्देश्य। तार्किक ढंग से परिचर्या में भाग ले सकें, ये छठा उद्देश्य। भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना, ये इसका 7वां उद्देश्य। और सृजनात्मकता का विकास करना, इसका 8वां उद्देश्य। हमें 4 ही उद्देश्य लिखने हैं, लेकिन आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि ये भाषा शिक्षण जो है ना केवल इसी में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको 801, 802, 803, 804, 805 इस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये मत सोचना कि मैंने 801 पढ़ लिया, 801 का पेपर हो गया है तो 801 वाला कोई विषय में से कोई एक प्रश्न ना आए दूसरे विषय में। बिल्कुल आएगा, 100% आता है। तो ये ध्यान रखना कि सारे विषय आपस में इंटरकनेक्टेड हैं,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जितने अच्छे तरीके से आप हिंदी में विषयों को ध्यान रखोगे तो पैडागोजी आपकी और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश दोनों ही आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंग्लिश बनाना तो आता ही होगा। नहीं बनाना आता है तो आप नोट्स को ढंग से पढ़िए, वीडियोस हमने डाल दी हैं, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करा दिया है, तो उनको आप चेक करते रहिए और बहुत आसानी से जो है आप सीख सकते हैं। समय से पहले जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ही प्रभावी आपका जो है परिणाम रहने वाला है। कुछ विद्यार्थी जो लेट जुड़े हुए हैं उनको बता दूं मैं, नोट्स प्राप्ति हेतु आप सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित प्रश्नों के विकल्प हमें चुनने हैं, तो देखिए यहाँ पर भाषा क्या है। तो भाषा जो है विचार और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अनुभव और कल्पना तो है नहीं, संकलित पद है नहीं, सौंदर्य बोध है नहीं, ठीक है। भाषा जो है अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है, इसलिए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ये माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्गों के समूह को कहते हैं, तो वर्णों होना चाहिए, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए बिल्कुल, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। वर्णों के समूह को जो है हम क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण यानी कि हम किसी भाषा को सिखाते हैं तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। कोई भाषा सिखाते हैं तो कुछ ना कुछ तो नए शब्द देते हैं उनको। उसके अलावा क्या करते हैं, शुद्ध वाचन की शिक्षा देना, यानी कि जब वो भाषा सीखेगा तो कैसे बोलना है ये भी हम वहाँ पे उसको शिक्षित करते हैं। मुहावरों लोकोक्तियों का ज्ञान भी करवाते हैं। यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, दो ऑप्शन सही हो जाता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, कविता की मुख्य विशेषता होती है। तो कविता की जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो देखिए, अनुभूति की प्रबलता होती है कविता में। आप अनुभव करते हैं, कविता पढ़ते हैं। रसानुभूति होती है, क्योंकि रसानुभूति की प्रबलता इसलिए होती है कि कविता आप पढ़ोगे ना तो इसको जो है कविता को थोड़ा सा रस के साथ है, मतलब लय में पढ़ना पड़ता है। सत्यम सुवम सिंदूरम भी इसका एक टॉपिक है। तो ध्यान रखना कि कविता की मुख्य विशेषता जब होगी तो कविता में अनुभूति भी होती है, रसानुभूति भी होती है और सत्यम शिवम सुंदरम भी होता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी सही है, दो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछ ले कि कविता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आप जो है तीन अगर विशेषताएं लिखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता की बात की है, विभेदीकारिता तो होती नहीं है। अगर ये नहीं होगी तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है विश्वसनीयता होती है, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, भाषा और बोली में कोई अंतर, दो अंतर आपको बताना है। भाषा और बोली मैंने अंतर बहुत सारे आपको बताए हुए हैं, मेरे नोट्स में आपको देख जाएगा। नोट्स वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये आपका प्रारंभिक भाषा विकास वाला जो नोट्स है या फिर उसका वीडियो जो है मैंने बहुत पहले डाल दिया था। आपके एग्जाम डेट तो अब आगे बढ़े हैं, मैंने आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही सारी वीडियोस डाल के तैयार करवा दिया था कि आप लोग जो है तैयार है, आप इनको पढ़िए, आसानी से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं अपने आप में बेस्ट नंबर। तो भाषा और बोली में अंतर पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और इसका मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उनको सबको पता होगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो भी देख ली है तो उसमें ही पता होगा उनको। भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत लिखिए। भाषा अर्जन के जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि टोटल मिलाकर के 10 हैं, ठीक है। सीधा सीधा पूछ ले, भाषा अर्जन के सिद्धांतों को लिखिए, तो आपको बताना होगा कि भाषा अर्जन के सिद्धांत जो है निम्न प्रकार के हैं। रुचि का सिद्धांत है, सरल से कठिन और का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट और का सिद्धांत है, सामाजिकता का सिद्धांत है, विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत है, बहुभाषिता का सिद्धांत है, विविध विद्याओं के ज्ञान का सिद्धांत है, क्रियाशीलता के सिद्धांत है, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है और अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। ये 10 के 10 जो है आपके भाषा अर्जन के सिद्धांत है। इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो अगर दो पूछता है तो, बाकी मैंने आपको मैक्सिमम दिया हुआ है कि आप भाषा अर्जन किस तरह से सीख सकते हो, किस सिद्धांत से सीख सकते हो। अगला जो प्रश्न बनता है इसमें पूछा गया उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो आंसर क्या बनता है आपका, उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत किसी एक बालक या बालकों के एक समूह की किसी विशेष प्रकार की कठिनाई या समस्या का उपचार या हल करने के लिए इस शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पूछा गया है कहानी की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको देखिए, चार्ल्स गैरेट के अनुसार क्या कहते हैं, कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया है यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए। तो इसके विभिन्न सोपान के लाभ जो है, इसमें क्या होता है, यात्रा वर्णन करते हैं तो हम रोचकता उत्पन्न होती है, कल्पनाशीलता जागृत होती है, मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो विकसित होती है, और प्रकृति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम जब यात्रा कर रहे हैं तो प्रकृति के माध्यम से ही कर रहे हैं, और उल्लास की भावना प्रबल होती है इत्यादि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह का बनेगा, इकाई योजना के दो विशेषताएं लिखिए। तो इकाई योजना की दो विशेषताएं इस प्रकार बोल सकते हैं, इकाई योजना दैनिक शिक्षण कार्य के लिए आधार प्रदान करती है, और इकाई योजना शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। नेक्स्ट जो है मौलिक लेखन का अर्थ बताइए। तो जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके अपनी एक सोच बनाता है तो उसे उस व्यक्ति का मौलिक विचार कहा जाता है। जब वो सोचता है तो उसका वो मौलिक विचार होता है, किंतु जब वह व्यक्ति अपनी निजी विचारों को, जो उसने सोचा है, जो उसने विचार बनाया है, को शुद्ध और सुनिश्चित शब्दावली तथा अपनी शैली में लिखित रूप से प्रकाशित करता है तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ा सा ढंग से याद करनी है, बहुत ही आसान शब्दों में है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, मौलिक लेखन के उद्देश्य लिखिए। ये आपका क्वेश्चन जो है अलग से भी बन सकता है या सीधा सीधा बोल सकता है मौलिक लेखन क्या होता है, उसके उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिला करके। तो मौलिक लेखन का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को स्पष्टता पूर्वक क्रमबद्ध रूप से तथा शुद्ध भाषा में लिख सके, छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना तथा उनका सफलतापूर्वक प्रयोग करना सिखाना। ठीक है। उसके अलावा विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना मौलिक लेखन के सारे उद्देश्य हैं। छात्र विभिन्न प्रकार की शैलियों के विषय में जान सके और अपनी एक स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सके। मौलिक लेखन के द्वारा छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह बड़ी से बड़ी बातों को संक्षिप्त रूप में यानी छोटे से छोटे रूप में लिख सकें। और मौलिक मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा और स्पष्ट रूप से लिखा गया लेख होता है। बच्चों में स्थायी साहित्य का सृजन करने की क्षमता विकसित करना मौलिक लेखन का उद्देश्य है। तो ये सारे उद्देश्य इसमें शामिल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं, आप लोग अभी जो जुड़े हैं उनको बता दूं, नोट्स प्राप्ति के लिए व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दे रहा हूं मैं, 8469022568। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका नोट्स प्राप्ति के लिए व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर पेट तक की हथड़ियां जो है इसको स्वागत करती हैं, तो यहाँ पे व ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो वर्ण होती है। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलकर के पद बनता है। तो वर्ण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य है। भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है, चर्चा किसकी कर रहा है, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हो जाएगा
औपचारिक व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन से आशय क्या है? तो मौन वाचन मतलब बिना बोले पढ़ना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन स है। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दैनिक पाठ योजना को जो है हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं इकाई योजना के नाम से। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, लिखिए। तो ये भाषा और बोली में क्या अंतर है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नोट्स में भी मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। देखिए, भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता है व्याकरण। भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती है कोई लिपि। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली जो है क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है किंतु बोली नहीं होती है। आप किसी से बात करेंगे तो वहाँ पे नियम कानून आपको लगाने पड़ेंगे। आप व्यवहारिकता से बात करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, सुस्पष्टता से बात करेंगे, अपने व्यक्तित्व को झलकाएंगे। लेकिन घर में अरे ले पानी ला, ठीक है ना। तो और वहाँ पे जब आप कहीं बाहर होगे, जब भाषा का नियम का प्रयोग करोगे, तो मुझे एक गिलास पानी दीजिए या मुझे मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, इस तरह से हम जो है वहाँ पर नियम को पालना जो है, नियम की पालना करते हैं। तो भाषा और बोली में अंतर समझ में आ गया। तो ये आंसर नंबर 2 है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत लिखिए। तो भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत, मैंने आपको बहुत सारे सिद्धांत अभी अभी ऊपर बताए थे, 10 सिद्धांत थे, उसमें से मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं। रुचि का सिद्धांत है, सरल से कठिन और का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट और का सिद्धांत है, सामाजिकता का सिद्धांत है, विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत है, बहुभाषिता का सिद्धांत है, विविध विद्याओं के ज्ञान का सिद्धांत है। तो यह है तीसरा ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, भाषा शिक्षक के कोई 3 गुण बताइए। जो भाषा सिखाता है उस शिक्षक के कोई 3 गुण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, भाषा शिक्षक चरित्रवान व शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट व भाषा शैली सरल होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्र का हित चिंतक व मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए और भाषा शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए, यानी परिपक्व होना चाहिए। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न देखिए, सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्ण सुनना, तभी जाके सुनने का कौशल विकसित होगा। वक्ता का विषय रुचिकर हो तो श्रवण का विकास होता है, ये भी आपका विकसित गतिविधियों में है। वक्ता की संप्रेषण की शैली अगर उचित है तो श्रवण का विकास होगा ही होगा। बाल गीत, अभिनय गीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से श्रवण कौशल का विकास संभव है। और वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पे ही होना चाहिए, ये भी सुनने के कौशल का विकास करेगा। अगला जो प्रश्न है, गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में करवा रखे हैं आपको। तो गद्य शिक्षण के, काव्य शिक्षण के, उपन्यास शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ मैंने दिया हुआ है नोट्स में। तो यहाँ पर जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य पहला है, एक एकाग्र भाव से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न करना, यानी कि आप जो पढ़ोगे तो उसको एकाग्र भाव से ही पढ़ोगे। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने योग्य बनाना, जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान देना और साथ ही साथ गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान कराना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और एक यहाँ पर भी पॉइंट शामिल किया गया है। अगला जो है आकलन किसे कहते हैं? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा, कोई बच्चे ने जो है अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। ठीक है, आकलन का यही अर्थ होता है कि हमने जो सिखाया है बच्चे को, आकलन हम उसका मूल्यांकन आकलन जो करते हैं वो क्या देखते हैं कि उसने जो हमने सिखाया है उसने कितना सीखा है, ठीक है, या फिर उसने किस स्तर तक सीखा है, या फिर उसको ग्रहण करने में वो कितना समर्थ है। यही चीज़ तो हम आकलन में करते हैं, हम यही तो कैपेबिलिटी चेक करते हैं उस विद्यार्थी की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत वर्णों की संख्या जो है आपको बतानी है। तो आगत वर्णों की संख्या 3 होती हैं, जिसमें आ, जा और फ, ठीक है, ये आते हैं, ध्यान रखना है। ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख करके आपको हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन से वर्ण हैं। कभी पूछ ले कि आगत वर्णों कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा था, तो आपको याद होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि एमसीक्यू ही आएगा या फिर
कुछ भी आ सकता है, वन वर्ड में पूछ सकता है, रिक्त स्थान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति जो है वो डाल्टन विधि है या डाल्टन पद्धति है। श्रवण कौशल विकास की विधि जो है वो भाषा विधि है, सॉरी भाषण विधि है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सतत मूल्यांकन का क्षेत्र जो है कैसा होता है, छात्र की अभिरुचि और छात्र की सृजनात्मकता, यानी कि अ ब दोनों सही है। अच्छा, अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह अंग और अंगह कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिशु क्रंदन के, क्रेंदन नहीं है, क्रंदन है, शिशु क्रंदन के कारण क्या कारण है भाई, बच्चा क्यों रोता है। इन्फेंट जो है, शिशु जो होता है, इन्फेंट किसको कहते हैं, जिसकी आयु 1 साल से कम है वो बच्चा इन्फेंट कहलाता है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि शिशु किसे कहते हैं। शिशु जो है 1 साल से कम अवस्था के बच्चों को जो है इन्फेंट या शिशु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है तू, ऐसा नहीं बोलना है भाई समझे। इन्फेंट मतलब होता है शिशु जिसकी आयु 1 वर्ष से कम हो। जिसकी भी आयु एक, आप कभी, आप में से बहुत लोग मेरे हिसाब से अलग अलग जगह पे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, प्लेन से भी गए होंगे। हालांकि अब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है प्लेन से जा पाना, क्योंकि बहुत ही सस्ते टिकट्स मिल जाते हैं। जितने का आप फर्स्ट एसी सेकंड एसी का टिकट बुक कराओगे राजधानी वगैरह का, उतने में तो आप प्लेन में सफ़र कर सकते हो, छोटे डिस्टेंस में, डोमेस्टिक प्लेन्स में। जो कि आपको जैसे सपोज रायपुर से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली, अभी तो रेट बढ़ गए होंगे, या मे बी 2200 से और 2000 रुपये, 3000 रुपये के बीच में ये आपको टिकट मिल जाता है एक बंदे का। आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके पास में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो भी आप पैन कार्ड या फिर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको केवल पहचान ले वो, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, और जब आप प्लेन में बैठने जाएँ कभी भी एयरपोर्ट पे, तो कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ, अन्यथा आपको बहुत सारी परेशानियाँ होने वाली है। तो ये जो मैंने बताया इन्फेंट का, मैंने जिक्र इसलिए किया कि इन्फेंट उन शिशुओं को कहते हैं, उन बच्चों को कहते हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से कम होती है, उन्हीं को इन्फेंट या शिशु कहा जाता है। और ये इन्फेंट बच्चों का जो है, एरोप्लेन का जिक्र इसलिए किया था मैंने कि इन्फेंट बच्चे जो 1 वर्ष से कम की आयु के हैं उनका टिकट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 साल से 1 महीना या 1 दिन भी ऊपर हो गए तो उनका टिकट लगेगा, और वो भी पूरा लगेगा जितना आपका लगता है, ठीक है। चलिए, शिशु तब क्रंदन करते हैं जब वो असहाय महसूस करते हैं, मतलब वो सोचते हैं यार अभी मेरे पास तो कोई है नहीं, तो चिल्लाना शुरू कर देता है बच्चा, छोटा सा है ना। शिशु तब क्रंदन करता है जब उनसे कोई वस्तु छीन ली जाती है। आप उसके हाथ में कोई वस्तु पकड़ा दीजिए और उसको वो अच्छा लग रहा है, अब आप उससे छीन छीन के देखिए, चाहे आप माँ हो, उसके बाप हो, या चाहे आप कोई भी उसके रिश्तेदार हो, वो रोने लग जाएगा, ठीक है। जब शिशु जब क्रंदन करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षित का मतलब है कि उसने अचानक से ऐसे सदस्य को देख लिया जिसको वो पहली बार देख रहा है अचानक से, और वहां पर उसके जानकार वाला कोई सदस्य है ही नहीं, ठीक है। असुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को उस समय, तो रोने लग जाएगा। शिशु जब क्रंदन करता है जब वो भूख महसूस करता है, जब भूखा होगा तो चिल्लाना शुरू कर देगा। जैसे ही आप उसके मुंह में वो गुट्टी वो क्या कहते हैं, डोली डालोगे, वो क्या कहते हैं उसको, निप्पल, तो आराम से जो है वो शांत हो जाता है। शिशु जब क्रंदन करता है जब वो अंधेरा महसूस करता है। अगर सोया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर जग गया और अंधेरा देख लिया तो रोएगा भाई, ठीक है। शिशु जब क्रंदन करते हैं जब वो तेज ध्वनि महसूस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा तब भी वो रोना शुरू कर देते हैं। तो शिशु कौन कौन सी अवस्थाओं में क्रंदन करते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, तो ये आप सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, कुछ कुछ बच्चे हैं ना बहुत लेट जुड़ रहे हैं, तो आप जो है नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्ति के लिए आपको व्हाट्सएप 8469022568, ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो 2 उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं भाई। ALM बोलते हैं जिसको, एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी या मेथड, ठीक है। इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव जो है 2 ही लिखने थे, मैंने यहाँ पे बहुत सारे बताए हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, सक्रिय अधिगम प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की भूमिका को एक मार्गदर्शक के रूप में निश्चित करना है, जिससे वह छात्र के सहयोगी रूप में कार्य कर सके।
सक्रिय अधिगम प्रविधि का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना है तथा उनके अधिगम में सर्वोत्तम प्रयोग की रूपरेखा निश्चित करना है। सक्रिय अधिगम प्रविधि का तृतीय प्रमुख कार्य छात्रों को विभिन्न प्रकार के कौशलों से युक्त बनाना है, जिनका प्रयोग वो अपनी अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं, जो सिखा रहे हैं उसमें कर सकते हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि का उद्देश्य शिक्षकों में पाठ्यक्रम के निर्माण एवं सृजन की योग्यता का विकास करना है, जिससे छात्रों के मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुसार गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें। और सक्रिय अधिगम प्रविधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कक्ष के वातावरण को निर्मित करना है, जिससे इस प्रवृत्ति के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई ना हो। किसकी? सक्रिय अधिगम की प्रवृत्ति में। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे के सारे आंसर है। इसमें से आपको मात्र 2 लिखने थे। अगला जो प्रश्न बनता है, इसमें पूछा गया है प्रहसन क्या है। प्रहसन नाटक का वह प्रकार है जिसमें हास्य की प्रधानता होती है। यानी कि इस टाइप का कोई भी नाटक करें जिसमें हंस हंस के हम पागल हो जाएं, हंसते हंसते हमारा जो है जी मचला जाए, हमें बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लगे सांस फूल गई है, तो उस तरह का जो नाटक होता है उसी को हम प्रहसन कहते हैं, जिसमें हास्य रंग की प्रधानता होती है। इसमें अनेक पात्रों का समावेश हो सकता है, मतलब इसमें बहुत सारे पात्र हो सकते हैं। वो पात्र जैसे सन्यासी हो सकता है, पुरोहित हो सकता है, भिक्षु हो सकता है, राजा हो सकता है, कोई धनी हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई पुलिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रहसन क्या है, बस हमें इतना ही बताना था, तो इतना बहुत है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मानक भाषा और अमानक भाषा में अंतर आपसे पूछता है, कई बार पूछता है। तो मानक भाषा क्या होती है, अमानक भाषा क्या होती है। टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे अंतर बताया है। मानक भाषा स्थिर होती है, स्तरीय होती है और सर्वमान्य होती है, यानी कि इसकी मान्यता हर जगह मानी जाती है। अमानक भाषा जो है अस्थिर होती है, स्थानीय होती है, ठीक है, अपने स्थान पे ही बोली जाती है, और आंचलिक होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है या आप जो है ज़्यादा इसको जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह व्याकरण सम्मत होती है, यानी कि इसमें व्याकरण गुणों का समावेश होता है, इसमें व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जो मानव बोलते हैं उसकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम कुछ भी असड़ भसड़ बोल देते हैं अमानक भाषा में। ठीक है, यह सभी तरह के अशुद्धियों से मुक्त रहती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें बर्तनी और संरचना संबंधी अशुद्धियां रहती हैं भाई। ठीक है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का ही प्रयोग होता है। इसमें तत्सम तद्भव के अलावा विदेशी और देशज भाषाओं का भी, जो स्थानीय भाषा है उसका भी प्रयोग होता है। विदेशी भाषा क्या होती है, देशज भाषा क्या होती है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की राष्ट्र भाषा है। देखो, और भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो राष्ट्रभाषा कौन सी है। सभी ने अभी तक तो मेरे हिसाब से ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो है हिंदी। मालवी भाषा का संविधान में लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। मालवी भाषा का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, मालवी भाषा मतलब कौन किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो उज्जैन में बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। हिंदी भाषा का विकास खालिस्तान भाषा से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास जो किया गया था वो किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है वो संस्कृत से माना जाता है। और उस समय जब प्राचीन काल था तो उसको आर्य भाषा भी कहा जाता था या देव भाषा भी कहा जाता था संस्कृत भाषा का, उसी से उद्भव हुआ था हिंदी भाषा का। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, इसमें कुछ डाउट है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें। क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की हैं, तो क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो 12 प्रकार की हैं, तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो अनुसूचित भाषाओं में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ, तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2005 में प्राप्त किया हुआ था। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। संविधान में तो एक्चुअली इसका उल्लेख है नहीं है, वहाँ पर राजभाषा का उल्लेख है, लेकिन अब जब हमारे क्वेश्चन है तो इस तरह के आपके जो ऑप्शन हैं इनमें टिक करना होगा। तो किस धारा के अनुसार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा जो है 343 और 347। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही प्रचालित नहीं करता, बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देशों दिशाओं
में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसने कहा है या किसका है, ये आपको बताना है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने जो है ये कथन कहा है, तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मातृभाषा के उपार्जन के उपागम कौन कौन से हैं? मातृभाषा के उपार्जन के उपागम कौन कौन से हैं? तो अंत अंतर्ज्ञान संबंधी उपागम भी है और पर्यावाख्यात्मक उपागम भी है, अन्योन क्रियावादी उपागम भी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में अंग्रेज यानी कि ईसाई मिशनरी किस सन में आए थे? तो ये जिस सन में आए थे वो सन था आपका 1813। प्रांतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं वरन उनके अलावा अन्य प्रांतीय विनिमय हेतु एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत हेतु जरूरी है, अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी होनी चाहिए। उपयुक्त विचार किसके हैं? तो ये विचार किसके हैं? तो ये विचार दिया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया आपसे, मानवीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो मानवीकरण की प्रक्रिया में जितने चरण होते हैं उनकी संख्या है आपकी टोटल 4। यहां पे पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा किस सन में दिया गया था? तो ये दिया गया था सन 1963 में, 1963 में। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है? तो भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास जिस क्रिया से किया जाता है उसका नाम है वार्तालाप। चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम विधि आपको बतानी है। तो चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम जो विधि है, वो सबसे अच्छी विधि जो है मानी जाती है वो होती है प्रश्न युक्त विधि, प्रश्न युक्ति विधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है या उपयुक्त कौन सी चीज है? छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है, तो छोटी कक्षाओं में चित्र वर्णन करवाना जो है सबसे अच्छा माना जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? प्रचलित संज्ञा शब्द जो हैं उनको अगर हम सिखाएं तो कौन सी विधि होगी? देखो और कहो विधि। ठीक है, यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि जो है वो कौन सी है? प्रश्न प्रविधि। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई अभी मैंने आपसे बोला था और समझाया भी था, तो आपको मेरे हिसाब से सबसे छोटी इकाई आपको याद हो गया होगा कि सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? आपका ध्वनि होती है, जैसे अ आ उ ए, है ना, तो ध्वनि। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 है। नोट्स में सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आप लोगों को। सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो सस्वर वाचन जो आपके होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं आपके 1 2 3 2 प्रकार के। याद आ गया होगा, नोट्स आपने पढ़ा था। सस्वर वाचन में 2 तरह के वाचन होते हैं। सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? तो सस्वर वाचन से हमारा जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो सशक्त होने लगती है, क्योंकि हम मुख से बोलते हैं। पठन का अर्थ है, तो पठन का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो पठन का अर्थ होता है सस्वर और मौन वाचन दोनों ही। ठीक है, हम तो स्वस्वर भी पढ़ सकते हैं और चुप रह के भी पढ़ सकते हैं। बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन पठन के अंतर्गत आती है? तो आप जानते हैं ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी? शब्द पठन के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई जो है वो वर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो साहित्य पढ़ने से जो सबसे पहली क्षमता विकसित होती है वो होती है पढ़ने की। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे कहते हैं, तो जिससे हम तुलना कहते हैं उसको कहते हैं उपमान।
साहित्य शिक्षण का उद्देश्य है, साहित्य शिक्षण क्यों किया जाता है या क्यों करवाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाषा प्रारूप को समझना, साहित्य प्रारूप को समझना, व्यक्ति विकास प्रारूप, यानी कि सभी सही हैं, फिर दो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से साहित्य की विद्या है, साहित्य की विद्या कौन सी मानी जाती है वो आपको बताना है। तो नाटक भी साहित्य में आ जाता है, एकांकी भी, उपन्यास भी, उपयुक्त तो सभी सही हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। गद्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी गद्य जब हम लिखते हैं या गद्य की बात करते हैं तो उसका अंतर्गत क्या नहीं आता, तो गद्य में नाटक आता है, उपन्यास आता है, कहानी आता है। कविता जो है ये गद्य ना होकर पद होती है, ठीक है। कविता किस में आती है, पद में आती है। परंपरा से भाषा शिक्षण का आधार था, तो परंपरा से जो भाषा शिक्षण का आधार था वो था व्याकरण शिक्षण। बच्ची द्वारा मातृभाषा सीखना कहलाता है, या बच्चे द्वारा मातृभाषा सीखना क्या कहलाता है, तो हम उसको बोलते हैं अर्जन, वो अर्जित करता है। रुचिकर व तल्लीन रखने वाली कहानी से शुरुआती पाठक में विकसित होता है, कौन सी चीज विकसित होती है ये हमें बतानी है, तो उसमें जो है एकाग्रचित्ता विकसित होती है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा, समझा, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आपके मन में डाउट रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए हैं। नोट्स हेतु, नोट्स के लिए आप बिल्कुल डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। इस पे संपर्क कर सकते हैं आप नोट्स के लिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, और आने वाली वीडियोज़ में और भी बेहतरीन आप कुछ सीखेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लेना। सारे वीडियोस आपके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है अपलोड कर दिए गए हैं, कोई भी वीडियो छोड़ा नहीं गया। आपकी तैयारी इसलिए करवा दी गई थी कि आपके एग्ज़ाम डेट आपके नज़दीक थे। अभी एग्ज़ाम डेट आपके 1 महीने आगे बढ़ गए हैं, तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे, पता चल जाता है हमें कि बच्चे ने जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लिया, पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या ये होगी कि बाद में आपको फिर जल्दबाजी करनी होगी, और वहाँ पे आपकी समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। तो अपने स्कोर को हाई करने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, जितना रिवाइज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, ढंग से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।